हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित है, जिसमें आपने विगत लास्ट वीडियो पार्ट 4 में देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ईटीएस यहाँ पुनः हम आपको फिर से बता दें कि सेलुलर रेस्पिरेशन को ही वास्तविक श्वसन कहते हैं। यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह दो प्रकार से होता है, एरोबिक और एनेरोबिक। विगत 4 वीडियोज में आपने एरोबिक रेस्पिरेशन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया, जिसमें पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र और तीसरा ईटीएस। इस तरह से वायवीय श्वसन 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें आपने देखा कि एक अणु ग्लूकोज टूट करके 2 अणु पायरुवेट बनता है और जिसमें 8 एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है। परंतु वह 8 एटीपी अणु सीधे नहीं उत्पादित होते, इसमें 2 अणु एटीपी सीधे बनते हैं, शेष 2 अणु NADP×2H का बनता है, जो ईटीएस में जाकर के प्रत्येक NAD×2H से 3 अणु एटीपी का उत्पादन होता है। आज हम देखेंगे एनेरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन की संपूर्ण क्रिया विधि। एक बात और नोट कर लें कि अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट नहीं करती है। यह इसकी संपूर्ण क्रियाएं केवल कोशाद्रव्य में होती हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेती, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण भी नहीं होता है और ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उत्पन्न होती है, जो आप एरोबिक रेस्पिरेशन के समीकरण को देख करके समझ सकते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन की संपूर्ण क्रिया विधि। यह मुख्यतः 2 चरणों में पूरी होती है। इसके दोनों चरण कोशिका के कोशाद्रव्य में होते हैं। चरण नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा, और उसे आपको वीडियो के पार्ट 3 में दिया गया है। वह यदि आपसे पूछता है मैकेनिज्म, तो संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का वर्णन फिर यहाँ करना होगा एनेरोबिक रेस्पिरेशन में। तो पूरी तरह से जिसमें आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु टूट जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में और बना लेता है 2 अणु पायरुवेट, और जिसमें 2 अणु एटीपी बनता है और 2 अणु NAD×2H का बनता है। यही NAD×2H ईटीएस में जाकर के एक अणु से 3 अणु एटीपी का उत्पादन होता है। परंतु यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है कोशिका के अंदर, तो यह पायरुवेट क्रेब्स चक्र में नहीं जाएगा, कोशाद्रव्य में ही उसका फर्मेंटेशन होगा। अर्थात एनेरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा चरण आरंभ होगा, जिसे हम किण्वन कहते हैं। यह किण्वन भी कोशाद्रव्य में होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, यानी अलग अलग कोशिकाओं में 2 तरह से होता है। मुख्यतः जंतुओं में या यीस्ट में इस तरह से ए सीरीज से होता है, जिसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इसे ए सीरीज में होता है, जिसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं।
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो मुख्यतः ईस्ट में होता दिखाया गया है, ऐसा जो है पौधों में भी होता है यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो। यह 2 चरणों में होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहला है डी कार्बोक्सिलेशन, ईस्ट के संदर्भ में यह दिखाया जा रहा है। पायरुविक एसिड, ये पूरा फार्मूला पायरुविक एसिड का है, जिसमें देखिए 2 अणु पायरुविक एसिड के हैं, पायरुवेट कहा जाता है। यह पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा ट्रायोज फास्फेटेज की उपस्थिति में एसीटल्डिहाइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। पुनः देखें, पायरुवेट ईस्ट कोशिका में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रायोज फास्फेट के उत्प्रेरक द्वारा एसीटल्डिहाइड के 2 अणु बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। पुनः यह एसीटल्डिहाइड अलग अलग जीवों में ब्यूटारिकम, लैक्टिकम, ईडीसी बनाते हैं, परंतु ईस्ट में एसीटल्डिहाइड जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में NAD/2H बना था उसका उपयोग कर लेता और डी का डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह एथेनॉल के 2 अणु बना लेता है और दोनों NAD पुनः फ्री हो जाते हैं। पुनः देखें, 2 चरणों में हुआ पायरुविक एसिड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा एसीटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डूब जाता है। यह एसीटल्डिहाइड NAD/2H से हाइड्रोजन लेकर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल बना लेता है और इस तरह से क्रिया पूरी हो जाती है। परंतु कुछ बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। बैक्टीरिया में या मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जंतुओं में इस प्रकार से होता है, अर्थात यदि जंतुओं में एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ना होकर के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जिसमें पायरुविक एसिड यह हाइड्रोजन लेता है NAD/2H का और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा लैक्टिक एसिड बना लेता है और NAD फ्री हो जाता है। इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का 1 अणु टूट करके 2 अणु एथेनॉल का बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा केवल 2 अणु ATP का उत्पादन होता। ऐसा तो पौधों में होता है, परंतु यदि जंतुओं में होना है तो एथेनॉल के स्थान पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इस तरह से आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रियाविधि पूर्ण होती है। अब हम देखेंगे फर्मेंटेशन का महत्व। फर्मेंटेशन का महत्व में पहला पॉइंट नंबर 1, फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। नंबर 1, आपके दैनिक जीवन में इडली, डोसा, सांभर, जलेबी, गुथा आटा, ब्रेड आदि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा, एथेनॉल का निर्माण होता है। नंबर 3, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसी क्रिया द्वारा ब्यूटारिक अम्ल का भी निर्माण होता है। इस तरह से अनेकों औद्योगिक रसायन भी किण्वन द्वारा बनाए जाते हैं। घरों में आपने सिरका बनाते हुए देखा होगा। सिरका बनने की क्रिया, जिसे आप एसिटिक एसिड कहते हैं, वह भी फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। उसमें भी जीवाणु और कवक एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और जिससे एसिटिक एसिड बनती है। इस प्रकार से मुख्यतः 3 पॉइंट में लिख सकते हैं: घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद और व्यापारिक उत्पाद। घरेलू उत्पाद में आप अल्कोहल, घरेलू उत्पाद में सिरका,
बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, अनेकों भोजन पदार्थ बनाना आता है। जबकि औद्योगिक उत्पाद में ब्यूटारिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल अनेक उत्पादन किए जाते हैं। साथ ही सबसे बड़ा बीवरेज एथेनॉल बनाया जाता है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में शराब कहते हैं। अब अगले टर्म पर हम देखेंगे कि श्वसन गुण